हेलो गाइस, वेलकम टू आर एन क्लासेस। आज हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था कि वहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की एक टर्म पढ़ी थी, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहाँ पर जाकर पहले उस टर्म को समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, देन उसके बाद आप इस वीडियो पे आके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी सिंपल सा, कि जिससे कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। फिर उसके बाद ये दो टाइप्स के होते हैं, उसका आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है क्या। एक तरीके का अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो सिर्फ एक ढांचा है ना, कि भाई आपने कितने लोगों को रखना है, कितने लोगों के अंडर कितने और ज़्यादा लोग आपको रखने पड़ेंगे, कितने लेवल्स आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में बनाने हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, अगर आपका स्ट्रक्चर, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ पर आपका स्ट्रक्चर यानी कि आपके लेवल्स प्रॉपर तरीके से बने हुए हैं और आपका स्ट्रक्चर इफेक्टिव है, तो गारंटेड है कि वहाँ पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, एक एंटरप्राइज कब पूरा तरीके से उसको एडिक्वेट बनाता है, जब उसको एक अपने साइज में ग्रो करना हो, मतलब उसको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना हो, तब उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। ये बहुत ज़रूरी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उनको टाइमली अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो टाइमली उस चीज़ को चेंज नहीं करेंगे, जब तक ग्रो नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिटर्स से हार सकते हैं और उनकी जो एंटरप्राइज है वो बंद भी हो सकती है। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, कोऑर्डिनेशन भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि लेवल्स बढ़ जाते हैं, फंक्शंस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर बहुत स्मूथली तरीके से काम करना है और एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको अच्छे से फेस करना है, तो उसके लिए उसको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देगा, वो किसी भी आई प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकता। क्लियर है? तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ, जो कि आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, कि जैसे कि एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क। पहले कुछ आपको लाइन दी होगी, देन आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो फ्रेमवर्क है, आपको ध्यान में रखना है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो कि दो प्रकार के होते हैं। अब ये जो दो प्रकार के हैं, ये इन्हीं को ही हम फ्रेमवर्क बोलते हैं। जैसे कि आपको जानते हैं कि ऑप्शंस 4 गिवन होते हैं, तो उसमें जब भी आपको आइडेंटिफाई दी फ्रेमवर्क गिवन होगा, दैट मीन्स आपको या तो वो ही दो स्ट्रक्चर आंसर होंगे, उन दोनों स्ट्रक्चर में से एक आंसर होगा। आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे कि आप सब जानते हैं दो कौन कौन से होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। बाकी तीसरे और चौथे ऑप्शन को आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने फ्रेमवर्क पूछा है। और मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क कहलाया जाता है, जिसमें सारे मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क करे जाते हैं। क्लियर है? ये रिलेशनशिप बताता है लोगों का कि कौन किसको, जैसे हम सेकंड चैप्टर में भी पढ़ते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको अपनी रिपोर्ट दिखाएगा, कौन किसको अपना परफॉर्मेंस शो करेगा। कोऑर्डिनेशन शो करता है। इससे बिजनेस एंटरप्राइज अपने गोल्स को पूरी तरीके से अचीव कर पाते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये टॉपिक बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर में बहुत बारीक डिफरेंस है, जो आज इस वीडियो को देखने के बाद गारंटेड है कि आपको क्लियर हो जाएगा, और इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आएंगे आप उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर है? तो मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत छोटी सी वीडियो है, एक बार आप इस डिफरेंस को अच्छे से समझ लीजिए। आज स्टार्ट करते हैं। फंक्शन स्ट्रक्चर अब होता क्या है? अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो फंक्शनल से ही हमें पता चल रहा है कि फंक्शन स्ट्रक्चर होता क्या है। दैट मीन्स फंक्शंस, जिसको मैंने हाईलाइट भी करके आपको दिखाया है, अंडरलाइन करा है, कि इन फंक्शनल स्ट्रक्चर ईच मेजर फंक्शन के बेसिस पे जब एक बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे कि फॉर एग्जांपल
अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक कंपनी है, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, कोई कॉस्मेटिक बेच रहा है, कोई फुटवियर बेच रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेच रहा है, तो जो भी सेल्स का काम होगा उसके लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर रूम बना दिया जाएगा कि वहाँ पर भाई सेल्स वाले लोग ही बैठेंगे। देन नेक्स्ट, अगर सपोज मान लीजिए फंक्शन स्ट्रक्चर में प्रोडक्शन का काम है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बना रहा है, कोई कॉस्मेटिक्स आइटम बना रहा है, तो क्या करना होगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग रूम बना दिया जाएगा। इस तरीके से अब वहाँ पर प्रोडक्शन हर चीज़ की हो रही है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की भी हो रही है, फुटवियर प्रोडक्ट्स की भी हो रही है, प्लस आपकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की भी हो रही है। तो अलग अलग एक रूम बना दिया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की सेल हो रही होती है वहाँ पर, या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो रही होती है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन हो रहा होता है। तो इसे हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, जिसको हम फंक्शंस के बेसिस पे एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्लियर है? देन नाउ डिविजनल स्ट्रक्चर किस बेसिस पे होता है? डिविजनल स्ट्रक्चर होता है आपका प्रोडक्ट के बेसिस पे। यानी कि अब क्या हो गया, अब कंपनी का साइज़ जो है वो बहुत बढ़ गया है, अब कंपनी ग्रो कर गई है, अब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनी जो है वो बेचती है। तो उस बेसिस पे अगर हम सेपरेट डिपार्टमेंट्स बना दें तो वो होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज मान लीजिए एक कंपनी कॉस्मेटिक भी बना रही है, एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बना रही है, तो उस केस में क्या होगा कि कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में बहुत सारी उसके अंडर डिपार्टमेंट्स आएंगे, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट भी होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होगा, प्रोडक्शन भी होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होगा, एचआर डिपार्टमेंट भी होगा। तो उसको क्या किया जाएगा कि एचआर डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, उनका एक अलग अलग रूम बना दिया जाएगा, पर होंगे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक के। मतलब एक रूम में अगर मार्केटिंग के लोग बैठे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक ही सेल कर रहे होंगे, या फिर कॉस्मेटिक की ही मार्केटिंग कर रहे होंगे, और किसी प्रोडक्ट का वहाँ पर कोई बंदा नहीं होगा। तो ये होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर लेवल्स बढ़ जाते हैं, यहाँ पर कंपनी ग्रो कर जाती है। फंक्शनल में ऐसा नहीं था। फंक्शनल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, पर साथ में वही लोग बैठते हैं जो एक जैसा काम कर रहे हो। जैसे कि सेल्स वाले लोग चाहे प्रोडक्ट अलग अलग बेच रहे हो, लेकिन सेल्स तो कर रहे हैं ना, तो उनको एक जगह बिठा दिया जाता है। ये होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए, नेक्स्ट डिफरेंस का बेसिस आपका है फॉर्मेशन। आप सब जानते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है, फॉर्मेशन किस बेसिस पे होता है? फंक्शंस के बेसिस पे होता है। फंक्शंस क्या है, कैसा काम है? सेल्स का काम है, चलो भाई सेल्स के सारे बंदों को एक जगह बिठा दिया। अब प्रोडक्ट कोई भी बेच रहा हो, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट बिक रहा हो, लेकिन सेल्स के बंदों को सबको एक साथ बिठा दिया जाता है, मार्केटिंग के बंदों को सबको एक साथ बिठा दिया जाता है, प्रोडक्शन के बंदों को सबको एक रूम में बिठा दिया जाता है। तो ये होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। देन डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? डिविजनल स्ट्रक्चर में होता है कि फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइंस एंड इज सपोर्टेड बाय फंक्शंस। फॉर्मेशन किस बेसिस पे होती है? प्रोडक्ट के बेसिस पे। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी कॉस्मेटिक भी बना रही है, एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बना रही है। तो कॉस्मेटिक के बेस पे जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें कॉस्मेटिक में एचआर डिपार्टमेंट भी होगा, प्रोडक्शन भी होगा, मार्केटिंग भी होगा, सेल्स भी होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होगा। उस बेसिस पे जो हम डिवीजन करेंगे स्ट्रक्चर्स का, वो डिविजनल स्ट्रक्चर में आएगा। क्लियर है? नाउ ये पॉइंट्स सारे मिलते जुलते रिलेटेड ही हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। बारीक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑब्वियसली फंक्शनल है ना, तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ही होगी, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि फंक्शंस के बेसिस पे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बना देते हैं। किसका काम कैसा है उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, उसी के बेसिस पे एक ढांचा खड़ा कर दिया जाता है। और डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब कि प्रोडक्ट के बेसिस पे। किस बेसिस पे? प्रोडक्ट के बेसिस पे, जिससे कि अलग अलग स्किल्स जो हैं वो लोगों में डेवलप होते हैं और उनको हायर पोजीशन के लिए तैयार करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिससे कि जो वो इंसान अलग अलग स्किल्स अपना रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस ले सके हर फंक्शंस में, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप
वहाँ एक जगह सेल्स वाले लोग बैठे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो अब आप क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट कंपनी का ज़्यादा बिक रहा होता है, कोई प्रोडक्ट कम बिक रहा होता है, समझ नहीं आ रहा होता। वहाँ पर क्या होता है कि आप किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि भैया वहाँ पे सारे लोग सेल्स वाले ही बैठे हैं। अब वो किस तरीके से सेल कर रहे हैं, कब कैसे कर रहे हैं, ये आपको नहीं पता है। तो ये यहाँ पर आप किसी एक डिपार्टमेंट पर, सेल्स वाले तो कहेंगे अरे प्रोडक्शन वाले ने प्रोडक्ट सही नहीं बनाया, इस वजह से हमारी सेल नहीं हो रही है। अब आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहेगा भैया मटेरियल ही अच्छा नहीं आ रहा, हम क्या करें। आप क्या कर सकते हैं, आप किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते, आप किसी एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगा सकते, या फिर आप फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन डिविजनल में बहुत आसान होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना परफॉर्मेंस के बेसिस पे, क्योंकि वहाँ पर एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक में अगर सेल्स नहीं हो रही है तो भैया सीधा मैं कॉस्मेटिक के सेल्स डिपार्टमेंट में जाऊँगी, वहाँ पर उसे बोलूँगी भैया मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो उस बेसिस पे मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत ईजी हो जाता है। देन आपका आता है मैनेजरियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजरियल डेवलपमेंट। फंक्शनल स्ट्रक्चर में बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर एक फंक्शनल मैनेजर को टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना होता है। यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटिंग हेड होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में, जिसको आपको रिपोर्ट करना है। उसके अंडर 4 लोग बैठे होते हैं, तो भैया वो उसी को जाके सब कुछ बताएंगे। तो यहाँ पर हर एक फंक्शनल मैनेजर को टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है, तो वहाँ पर आपकी जो डेवलपमेंट होती है वो कहीं ना कहीं लिमिट हो जाती है, वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वहाँ पर आसानी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल फंक्शंस करने को मिलते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अलग अलग मल्टीपल फंक्शंस कर रहे हैं, तो आपको ऑटोनॉमी होती है, आपको फ्रीडम होती है कि आप अलग अलग तरीके के फंक्शंस के बारे में सीख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट है। इससे मैनेजरियल डेवलपमेंट होता है, आपको हायर पोजीशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है, मतलब कि वहाँ पर अलग अलग डिविजनल स्ट्रक्चर में हम अलग अलग स्किल सीखते हैं। इससे क्या होता है, इससे एक इंसान हायर पोजीशन के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसको हर एक फंक्शन में एक्सपीरियंस हो जाता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से लेकर। क्लियर है, तो यहाँ पर मैनेजरियल डेवलपमेंट बड़ा आसान होता है डिविजनल स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट। अब देखिए, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही चीपर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफर्ट्स जो हैं वो डुप्लीकेट नहीं होते, इससे कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। एफर्ट्स डुप्लीकेट कैसे नहीं होते कि भाई आप एक ही रूम में कैमरा सेल करने वाला भी बैठा है, एक ही रूम में फुटवियर सेल करने वाला भी बैठा है, एक ही रूम में मोबाइल सेल करने वाला भी बैठा है। तो अब क्या हो रहा है, फंक्शंस जो यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स हो गए हैं, प्लस आपको सेल्स ही करनी है, फंक्शंस अलग नहीं है, सब एक जैसा कर रहे हैं, सब एक जैसा काम कर रहे हैं, सब सेल्स ही कर रहे हैं वहाँ पर। तो भाई वहाँ पर सीखने को एक तो बहुत कुछ मिलेगा, भाई सब एक दूसरे से सीख रहे हैं कि मे भी शायद हो सकता है कि कैमरा बेचने में जो मैं ट्रिक्स इस्तेमाल करूँ वही चीज़ मैं मोबाइल बेचने में भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो ये जो कॉस्ट है ना इसकी कम हो जाती है इस केसेस में, क्योंकि हमें ज़्यादातर ट्रेनिंग का एक तो पैसा बच जाता है, क्योंकि आपस में ही एक दूसरे से सब कोई सीख रहा होता है। देन डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्यों, और इस वजह से कॉस्टली हो जाता है। डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि सपोज़ मान लीजिए कॉस्टली इसलिए हो जाता है क्योंकि कंपनी को कहीं ना कहीं लॉस जो है वो बियर कर जाना पड़ता है। जब एक सेल्स कम हो गई, प्लस हुआ क्या कि हर एक डिपार्टमेंट को आपको अलग अलग सेम फंक्शंस सिखाने पड़ रहे हैं, सेम फंक्शन सिखाने पड़ रहे हैं। तो इससे आपको एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करती है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स में हो गया, फुटवियर में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में हो गया। तो उस केसेस में क्या होगा, आपको हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अलग अलग चीज़ें आपको सिखानी पड़ेंगी, तो उससे आपका खर्चा बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो कॉस्टली कहलाया जाता है। देन आपका आता है कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन क्या है,
अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। बच्चे समझते हैं कि अगर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है तो भैया ये तो डिविजनल स्ट्रक्चर ही होगा, पर ऐसा नहीं होता है। मल्टी प्रोडक्ट कंपनी तो है, पर उस प्रोडक्ट का नेचर क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपके घर के आसपास जो भी शॉप्स होती हैं ना, क्योंकि वो छोटे स्तर पे होती हैं, तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं कि भाई 2-4 बंदों को लगा दिया कि भाई तुम सबको सामान दोगे, एक को लगा दिया कि भाई तू कैश रिसीव करेगा, एक को लगा दिया कि तुम पैकिंग करोगे। तो ये सब फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में, अगर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है तो वहाँ पर डिफ़िकल्टी होती है। क्लियर है? अच्छा, अब डिविजनल में क्या होता है, डिविजनल में हमें पता है कि हर एक प्रोडक्ट का ना अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो यहाँ पर बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है? क्योंकि एक रिलेटेड पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट बना है, तो वहाँ पर हम कोऑर्डिनेट बहुत इजीली कर सकते हैं। भाई अगर जैसे सपोज मान लीजिए कि मैं कॉस्मेटिक की मैनेजर हूँ और मुझे पता है कि भाई मेरी कॉस्मेटिक में सेल्स में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो सीधा मैं सेल्स डिपार्टमेंट में जाऊँगी और वहाँ पर उनसे बात कर लूँगी कि भाई ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत आसान है, लेकिन यही फंक्शनल में थोड़ा मुश्किल था। अब स्ट्रक्चर कैसा है देखिए, फंक्शनल का तो बहुत सिंपल होता है। ऐसा आपको डायग्राम भी बुक में दे रखा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि एक कोऑर्डिनेटिंग हेड होता है, आपको उसी को ही रिपोर्ट करना है। आपको पता होता है कि ये मैनेजर है, मुझे इसको सारी अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है, दैट्स इट। और डिविजनल स्ट्रक्चर में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्लस डिपार्टमेंट्स के अंदर भी बहुत सारे हेड्स होते हैं जिनसे आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और जिनको आपको हर एक चीज़ प्रॉपर समझानी पड़ती है। फंक्शन स्ट्रक्चर में थोड़ी सी ऑटोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस जो है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पर एक तो कम लोग बैठे होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि आपका एक ही कोऑर्डिनेटिंग हेड है, आपको उससे पूछ के कोई चीज़ करनी पड़ती है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको ऑपरेशंस की फ्रीडम जो है वो थोड़ी कम होगी। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते, ना ही अपनी मर्ज़ी से कुछ सेल कर सकते हैं। आपको उस कोऑर्डिनेटिंग हेड को पूरी तरीके से रिपोर्ट करके ही हर काम करना होगा। डिविजनल स्ट्रक्चर में जो है ऑटोनॉमी ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके से कुछ ऑल्टरेशन ला के उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, वहाँ पर उनको फ्रीडम होती है। देन कंट्रोल, फंक्शन स्ट्रक्चर में कंपैरेटिवली बहुत सिंपल होता है क्योंकि लोग बहुत कम होते हैं और इतना ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रो नहीं करा होता है, तो वहाँ पर हमारी जो कंट्रोल होता है वो बहुत सिंपल होता है और हम इजीली कॉन्फ्लिक्ट्स को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर में कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होता है कंट्रोल, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अंडर भी हेड्स होते हैं, उसके आगे भी और एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनको मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन सूटेबिलिटी, देखिए जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर ये जो आसपास की हमारे घर के पास जो शॉप्स होती हैं ये फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। भाई शैम्पूज़ भी बेच रहे हैं, सोप्स भी बेच रहे हैं और सारा घर का सामान भी बेच रहे हैं, तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। तो सूटेबिलिटी फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या है, ये मीडियम साइज़ फर्म्स के लिए होती है जो कि बहुत लार्ज स्केल पे नहीं होते हैं, और या तो फिर उनके पास सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट वो, जैसे कि शैम्पूज़ ही डिफरेंट ब्रांड्स के, जैसे कि कोई लॉरियल का बेच रहा है, वही जगह मैट्रिक्स का भी मिल रहा है, वही जगह सनसिल्क का भी मिल रहा है, तो ये इंटरडिपेंडेंट प्रोडक्ट है। भाई अगर एक से काम नहीं चला तो दूसरा खरीद लिया जाएगा, तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर वहाँ पर फॉलो होता है। बट जो डिविजनल स्ट्रक्चर है ना, वो लार्ज फर्म्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है कंपनी की, प्लस उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट हैं विद डिस्टिंक्ट फीचर्स, सबके अलग अलग फीचर्स हैं। भाई एक फुटवियर है तो भाई फुटवियर का ही सेक्शन है वो, एक कॉस्मेटिक का है तो कॉस्मेटिक का ही है, एक होम डेकोर का है तो होम डेकोर का ही है। तो इसीलिए सूटेबिलिटी डिविजनल स्ट्रक्चर की वही रहती है जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल किया जा रहा हो। क्लियर है? तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आज के इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी है कि आपके MCQs फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे कभी भी गलत नहीं होंगे। यहाँ पर ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि जब भी मल्टी प्रोडक्ट कंपनी लिखी हो तो आप लोग उसको डिविजनल स्ट्रक्चर ही लगा कर आए आंसर। ऐसा नहीं है, मैंने आपको डिफरेंस में अच्छे से क्लियर कर दिया है कि ऐसा क्यों नहीं है। इससे रिलेटेड MCQs लाएंगे, केस स्टडीज़ बेस भी। अगर आपने सैम्पल पेपर देखा हो तो उसमें सेक्शन B जो है वो केस स्टडीज़ बेस्ड MCQ है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़े केस स्टडीज़ बेस्ड भी MCQs आपके लिए लाऊंगी, आपको करना सिखाऊंगी कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को।